स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जनरल रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। सही है। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल H2O के बनाते हैं, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, 6 मॉलिक्यूल वाटर के और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिबरेट हो जाते हैं। अब ये देखो, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये 2 रिएक्शंस में परफॉर्म होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शंस। अच्छा चलो, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये फोटोसिंथेसिस 2 रिएक्शंस में परफॉर्म होता है, वन इज लाइट रिएक्शन एंड अदर वन इज डार्क रिएक्शन। सही है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या फर्क है? लाइट रिएक्शन डायरेक्टली लाइट इन्वॉल्व होता है लाइट रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में डायरेक्टली लाइट इन्वॉल्व नहीं होता है, मगर दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, दोनों डे टाइम में होती है, नाइट टाइम में कोई सा भी रिएक्शन नहीं होता है। सही है। लाइट रिएक्शन में डायरेक्टली लाइट इन्वॉल्व होती है, डार्क रिएक्शन में लाइट तो इन्वॉल्व नहीं होती है, मगर लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो डार्क रिएक्शन करवा रहे होते हैं। तो अगर लाइट रिएक्शन रुक जाएगी तो डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगी, इसीलिए रात में दोनों, नाइट टाइम पे दोनों रुक जाती है, लाइट रिएक्शन भी और डार्क रिएक्शन भी। अच्छा, लाइट रिएक्शन में क्या चीज एंटर होगी? वन इज लाइट, लाइट कहाँ पे एंटर होगी? लाइट रिएक्शन में। और वाटर, वाटर एंटर होगा लाइट रिएक्शन में। देखो यहाँ पे 3 रिएक्टेंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट की प्रेजेंस में बना रहे हैं ग्लूकोज। सही है। तो लाइट कौन से रिएक्शन में जाएगी? लाइट रिएक्शन में। वाटर कौन से रिएक्शन में जाएगा? लाइट रिएक्शन में। और इस रिएक्शन से लिबरेट क्या चीज हो जाएगी? ऑक्सीजन। लाइट रिएक्शन से लिबरेट क्या चीज होती है? ऑक्सीजन। साथ में लाइट रिएक्शन में 2 एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनेंगे, वन इज ATP एंड द अदर वन इज NADPH। सही है। इस ATP को हम कहते हैं, दिस इज एजिमिलेटिंग एनर्जी, दिस इज एजिमिलेटिंग एनर्जी। और इस NADPH को हम कहते हैं, दिस इज रिड्यूसिंग एनर्जी। ये क्या है? रिड्यूसिंग एनर्जी। सही है। एसिमिलेशन कहते हैं इस्तेमाल करने को, यूज करने को। तो ये ATP हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस ATP से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है, ये किसी भी कंपाउंड को अपना हाइड्रोजन दे देगा, वो कंपाउंड रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग एनर्जी या फिर रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं। सही है। तो लाइट रिएक्शन में वाटर और लाइट एंटर होते हैं, ऑक्सीजन लिबरेट हो जाता है, और 2 एनर्जी रिच कंपाउंड बनते हैं, वन इज ATP एंड अदर वन इज NADPH। और ये ATP और NADPH कहाँ एंटर हो जाते हैं? डार्क रिएक्शन में। ये ATP और NADPH एंटर हो जाते हैं डार्क रिएक्शन में। सही है। डार्क रिएक्शन में ATP आता है, NADPH आता है, और साथ में देखो 2 रिएक्टेंट्स की बात कर लेते हैं हम, लाइट की बात कर लेते हैं और वाटर की बात कर लेते हैं, बच कौन सा गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन से रिएक्शन में एंटर होते हैं? डार्क रिएक्शन में। और कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में एंटर होते हैं ATP की एनर्जी से और NADPH के हाइड्रोजन से, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही है। इसको कार्बन फिक्सेशन बोलते हैं। और फिर ये ATP अपनी एनर्जी को दे देते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ADP में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ADP में। और NADPH अपने हाइड्रोजन को दे देता है और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? NADP में। और फिर लाइट रिएक्शन, फिर ये ADP और NADP लाइट रिएक्शन में जाते हैं और ATP में, ATP में कन्वर्ट हो जाता है और NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रिएक्शन के अंदर आता है लाइट और वाटर, लाइट रिएक्शन के, और बाहर निकल जाता है ऑक्सीजन। और डार्क रिएक्शन में रिएक्शन के अंदर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर निकल जाता है कार्बोहाइड्रेट। और ये ATP, NADPH, ADP और NADP ये इंटरचेंज होते रहते हैं इस रिएक्शन में। इसीलिए
नाइट टाइम में लाइट प्रेजेंस नहीं होता है तो लाइट रिएक्शन रुक जाती है, और लाइट रिएक्शन रुक जाती है तो ये दोनों प्रोडक्ट्स बनना रुक जाते हैं, और जब ये दोनों प्रोडक्ट्स बनना रुक जाते हैं डार्क रिएक्शन भी रुक जाता है। सही है, तो ये एक ओवरव्यू है लाइट रिएक्शन का और डार्क रिएक्शन का। अब एक चीज और देख लेते हैं कि 6CO2 प्लस H2O forms C6 H12 O6 plus H2O plus O2। सही, 6CO2 12H2O 6H2O 6O2। ये रिएक्शन लिख लो, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। ये देखो ये CO2 है, ये ब्लैक से मैंने लिखा है, और H2O रेड से लिखा है। तो जो जो चीज रेड नजर आ रही है वो सब H2O से ड्राइव हुई है, और जो जो चीज ब्लैक नजर आ रही है वो सब किससे ड्राइव हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड से ड्राइव। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्लूकोज को अपना कार्बन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सही है, और वाटर ग्लूकोज को हाइड्रोजन और वाटर को हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। सही है, और वाटर को ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? यही कार्बन डाइऑक्साइड। और ये ऑक्सीजन जो लिबरेट हो रहा है ये कौन लिबरेट करता है? वाटर लिबरेट करता है। ये देखो यहाँ पे बैलेंस भी है केमिकल, देखो 6 कार्बन, ग्लूकोज का 6 कार्बन बना दिया। सही है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 12 ऑक्सीजन है। सही है, 6 ऑक्सीजन ग्लूकोज का 6 ऑक्सीजन बना देते हैं, और 6 बच गए यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन वाटर का 6 ऑक्सीजन बना देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पूरा कंज्यूम, 24 हाइड्रोजन है, 24 हाइड्रोजन में से 12 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, और 6 यूजर 12 हाइड्रोजन ये रहे, 12 ऑक्सीजन है। सही है, ये पूरा का पूरा 12 ऑक्सीजन लिबरेट हो गया। समझ में आ गई बात? तो इसको लिख लो, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है? फोटोसिंथेसिस में हमने अभी देखा कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो कार्बन होता है उसका सोर्स क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो एक्ट एज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ग्लूकोज। सोर्स ऑफ ग्लूकोज के ऑक्सीजन का सोर्स भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। सही है, इसके अलावा एक कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इन डार्क रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो आसान सी बात मगर पूछी जाती है। तो डार्क रिएक्शन में एंटर होता है। सही है, इसके बाद देखते हैं रोल ऑफ वाटर। रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या रोल है? रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले वाटर एक्ट एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के हाइड्रोजन का सोर्स कौन है? वाटर है। ग्लूकोज के हाइड्रोजन का सोर्स है वाटर। इसके अलावा ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हम सबको पता है, बहुत मशहूर बात है कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से लिबरेट होती है। तो वो ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस से लिबरेट होती है वो कहाँ से आती है? वाटर से। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। ऑक्सीजन लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस की, वो भी कहाँ से आती है? वाटर से आती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन
ऑफ वाटर act as reducing agent for NADP। सही है, NADP को रिड्यूस करने के लिए वाटर का इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं। सही है, समझ आई बात। देखेंगे अभी किस तरह। ये देखो वाटर H2 होते हैं, इस वाटर की फोटोलाइसिस होती है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन। इस वाटर की क्या होती है? फोटोलाइसिस। और वाटर कन्वर्ट हो जाता है 2 प्रोटॉन में। इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। सही है, इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो जाता है तो बच क्या जाता है पीछे? प्रोटॉन। तो इसको हाइड्रोजन आयन बोलो, प्रोटॉन बोलो, बात देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। ये जो हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होता है ये क्या हो जाता है? लिबरेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? लिबरेट हो जाता है। सही है, ये तो लिबरेट हो गया। अब ये 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं? ये दोनों रिड्यूस कर देते हैं NADP को। किसको रिड्यूस कर देते हैं? NADP को। और क्या बन जाते हैं? NADPH2 बन जाते हैं। और याद करो कि NADPH2 एंटर होता है डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में एंटर होता है और वो ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन को ऐड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये NADPH2 कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन को ऐड कर देता है, इसकी वजह से ग्लूकोज बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अब मुझे ये बात बताओ कि जो NADP है, NADPH2 है, इसके पास हाइड्रोजन कहाँ से आया? वाटर से आया। वाटर से आया ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये बात लिखी है कि हाइड्रोजन जो ग्लूकोज का होता है वो कौन देता है? वाटर देता है। सही है, इनडायरेक्टली वाटर देता है, डायरेक्टली NADPH2 देता है, मगर NADPH खुद वाटर से बन रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर देता है। समझ आ गई बात? अब पहले ये समझा जाता है। देखो ये रिएक्शन अगर हम लिखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। अगर ये रिएक्शन हम लिखते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nOn। ऐसे ही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला होता है। अब देखो, अब ये बात बहुत मशहूर थी पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हाइड्रेटेड कार्बन होता है, मतलब कार्बन में वाटर ऐड हो जाता है, ऐसे ही, इसीलिए उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो पहले बात बहुत मशहूर थी कि कार्बन यहाँ से आता था और H2O यहाँ से आता था, इस तरह CH2O बन जाता था। ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है CH2O। सही है, समझ में आ रही है बात? तो ये बात बहुत मशहूर थी, मगर फिर एक बंदा आया जिसका नाम था नील। क्या नाम था? वॉन नील। इस वॉन नील ने दी नील्स हाइपोथेसिस। नील्स हाइपोथेसिस, उसमें इसने बताया, उसमें इसकी ऑब्जर्वेशन में क्या आई? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस आई। उसने ये देखा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया H2O की जगह यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब वाटर यूज नहीं करते हैं, वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। और दीज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रिलीज सल्फर। ये क्या रिलीज करते हैं? सल्फर रिलीज करते हैं। तो इसने बोला जब वाटर की जगह H2S इस्तेमाल हो रहा है और सल्फर रिलीज हो रहा है, तो प्लांट भी जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो भी किसका होता है? इसका होता है। सही है। फिर बाद में इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, बाद में कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया? इस पे एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक प्लांट लिया, प्लांट A, और दूसरा प्लांट लिया, प्लांट B। उन्होंने प्लांट A को जो वाटर दिया वो नॉर्मल वाटर दिया। क्या दिया? नॉर्मल वाटर। और प्लांट B को जो वाटर दिया वो हैवी वाटर दिया। क्या दिया? हैवी वाटर। हैवी वाटर दिया जो कि O18 था। ऑक्सीजन का नॉर्मल एटॉमिक मास क्या होता है? 16, मगर हैवी वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 18। और फिर उसने इससे निकलने वाली गैसेस को जमा किया प्लांट A से, और प्लांट B से निकलने वाली गैसेस को जमा किया। प्लांट कौन सी गैस को रिलीज करता है? ऑक्सीजन को। ऐसे ही है। तो यहां से जो ऑक्सीजन आई वो थी O16, मगर प्लांट B से जो गैसेस को जमा किया गया और उसको टेस्ट किया गया तो उसके अंदर मौजूद था O18। तो ये बात साबित हो गई कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो क्या, कहां से आता है? वाटर से आता है। हमें पता है कि लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट, इसकी 2 नेचर होती है। वन इज वेव नेचर ऑफ लाइट एंड अदर वन इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होती है, इसमें लाइट
लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं फोटोन। सही है, एक पैकेट को क्वांटा कहते हैं और उसी क्वांटा को फोटोन कहते हैं, उसी क्वांटा का दूसरा नाम है फोटॉन्स। तो पार्टिकल में एनर्जी ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और हमें जो सरोकार होता है वो इसी फोटॉन से होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कहाँ से आती है, लाइट एनर्जी कहाँ से आती है, इसी लाइट में मौजूद फोटॉन से। सही, ये स्ट्राइक करती है क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पे, और क्या बन जाती है, लाइट एनर्जी बन जाती है। सही है। अच्छा, ये फोटॉन्स आगे स्ट्राइक करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में, और ये पिगमेंट्स क्या करती हैं, एनर्जी को स्टोर करती हैं, इसको लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, इस एनर्जी को स्टोर करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, लाइट एब्जॉर्ब करती हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती हैं। क्या कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट। ये हम लोग देखेंगे अब इसके आगे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के आगे अब हम लोग देखेंगे लाइट रिएक्शन में। सही है। अच्छा, लाइट में बहुत सारी रीजन्स होती हैं। सही है, सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन होता है लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, विजिबल लाइट। सही है, क्या कहते हैं, विजिबल लाइट। तो इसी विजिबल लाइट को प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। प्लांट एब्जॉर्ब विजिबल पोर्शन ऑफ द लाइट। सही, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इन विजिबल लाइट में भी जो मोस्ट एब्जॉर्ब है वो कौन सी है, ब्लू एंड रेड। ब्लू एंड रेड आर द मोस्ट एब्जॉर्ब लाइट इन दिस विजिबल स्पेक्ट्रम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लू और रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब होती है, और भी कलर्स की लाइट एब्जॉर्ब होती है। सही है। अच्छा, कौन सा पिगमेंट कौन से कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसको देखने के लिए हम बनाते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सही है। देखो, जो विजिबल लाइट होती है वो 380 नैनोमीटर से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, 750 नैनोमीटर। हमारी बुक के हिसाब से 750 नैनोमीटर, 350 से 750, 700 लिखा हुआ है बुक में, 700। सही है। तो ये विजिबल लाइट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, 350 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। सही है। और जो सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट होती है उसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ऐसी ही सही, इस तरह होता है। वॉयलेट के पास सबसे कम वेवलेंथ है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। रेड के पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, तो सबसे कम एनर्जी। इसके आगे जो लाइट्स होती हैं जो नजर नहीं आती वो इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड होती हैं, और इससे पीछे जो होती हैं वो अल्ट्रा वॉयलेट और एक्स रेज वगैरह ये सब होती हैं, गैमा रेज। सही है। अच्छा, ये जो विजिबल पोर्शन ऑफ द लाइट है इसमें भी सबसे ज्यादा मोस्ट एब्जॉर्ब लाइट कौन सी है, ब्लू और रेड। सही है, ब्लू और रेड आर द मोस्ट एब्जॉर्ब लाइट इन फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सबसे पहले समझो, बहुत आसान है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, बिला वजह परेशान होते हैं बच्चे इसमें। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज द लाइट स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट, wavelengths of light absorbed by each pigment। सही है। तो एक पिगमेंट जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, जो वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सही है। इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हमेशा हम ग्राफ बना के देखते हैं। सही है। यहाँ पे लाइट ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे 380 से 700 नैनोमीटर तक। सही है। और एक पिगमेंट की जो एब्जॉर्प्शन है, एक पिगमेंट की एब्जॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सही है। यहाँ पे हम ले लेते हैं एब्जॉर्प्शन, वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं एब्जॉर्प्शन। सही है। तो हम देखते हैं क्लोरोफिल ए की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इस तरीके से होती है। हमें क्लोरोफिल ए की एब्जॉर्प्शन में दो पीक मिलती है। एक पीक हमें मिलती है ब्लू कलर पे और एक पीक हमें मिलती है रेड कलर पे। मतलब रेड कलर, ब्लू कलर पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है और रेड कलर पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है। और ग्रीन कलर पे एब्जॉर्प्शन क्या होती है,
मिनिमम होती है, इसीलिए क्लोरोफिल कौन सा कलर का नजर आता है, ग्रीन, क्योंकि वो ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करता है बल्कि क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वो ग्रीन कलर का नजर आता है। ये हो गई क्लोरोफिल ए की। क्लोरोफिल क्लोरोफिल बी भी कुछ इसी तरह की लाइट एब्जॉर्ब करता है, मगर स्लाइटली डिफरेंट होती है। क्लोरोफिल बी की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये है क्लोरोफिल बी की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सही है। दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल। और कैरोटीनॉइड्स की अगर हम देखें तो कैरोटीनॉइड्स की और डिफरेंट होती है। कैरोटीनॉइड की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इस तरीके की होती है, ग्रीन पिगमेंट ज्यादा एब्जॉर्ब होता है कैरोटीनॉइड्स में, सही है। तो ये है 3 पिगमेंट्स की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ब्लू कलर से क्या है, कैरोटीनॉइड्स। सही है। तो ये क्लोरोफिल ए की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लोरोफिल बी की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तीनों की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने देख लिया। अब इसमें पढ़ते क्या है, पहले एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, फिर देखेंगे याद क्या रखना होता है इसमें। सही, सबसे पहले देखते हैं एक और स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम, सही है। एक्शन स्पेक्ट्रम हम कहते हैं effectiveness of each wavelength of light during photosynthesis। अच्छा, हमने ये तो कहा ग्रीन लाइट और रेड लाइट मोस्ट एब्जॉर्ब लाइट है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लाइट्स एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। बाकी लाइट को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं करता है, मगर कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करती हैं, और ये भी फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रही होती हैं। सही, क्यों कैरोटीनॉइड्स अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे बस नेक्स्ट टॉपिक में कि कैरोटीनॉइड्स जो भी लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो ट्रांसफर कर देता है टुवर्ड्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो लाइट कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसको भी ट्रांसमिट कर देते हैं टुवर्ड्स क्लोरोफिल, सही, रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल की तरफ ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये सारी लाइट्स फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रही होती हैं, सही है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ ईच वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एक वेवलेंथ ऑफ लाइट की कितनी इफेक्टिवनेस है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हम देख रहे थे कि एक पिगमेंट कितनी एब्जॉर्ब कर रहा था, सही है, एक पिगमेंट लाइट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा था। यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि एक पिगमेंट कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, हम ये देखेंगे सारे पिगमेंट मिलके जो भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनमें से कौन सी लाइट कितना ज्यादा इफेक्टिव है, ये हम देखेंगे यहाँ पे, सही है। तो इसको भी ग्राफ से देखते हैं हम। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगेन हम क्या ले लेंगे, वेवलेंथ, और यहाँ पे हम ले लेंगे, इस बार पिछली बार एब्जॉर्प्शन लिए थे, इस बार हम लिखेंगे इफेक्टिवनेस, मतलब कौन सी लाइट कितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करवा रही है। तो हम ये देखेंगे, ये देखो, ये हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम आया कि इस वाली रीजन पे जहाँ पे ग्रीन लाइट मौजूद थी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या हुई, मिनिमम हुई, और बाकी सारी रीजन पे फोटोसिंथेसिस क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी, सही है। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये जो पीक वाला पॉइंट है, पीक वाला जो पॉइंट है, पीक वाला पॉइंट ये शो कर रहा है एब्जॉर्प्शन, ये क्या शो कर रहा है, एब्जॉर्प्शन। और जो वैली वाला पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है, वैली वाला पॉइंट वो शो कर रहा है कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। जैसे क्लोरोफिल को सिर्फ देख ले, सबको छोड़ दो, सिर्फ क्लोरोफिल को देख लो, तो क्लोरोफिल की ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इस तरह की है, मतलब इसकी पीक बहुत ज्यादा नैरो है। पीक क्या है, नैरो है, पीक नैरो है, जबकि वैली क्या है, वाइड है, वैली वाइड है, सही है। अच्छा, इसकी पीक शो कर रही है, इसकी पीक शो कर रही है कौन सी लाइट कितना एब्जॉर्ब हो रही है, और वैली शो कर रही है कौन सी लाइट कितना एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। इसलिए क्योंकि इसकी ज्यादातर लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो वैली क्या है, बहुत ज्यादा वाइड है, और पीक क्या है, नैरो है। मगर यहाँ पे पीक्स कैसी हैं, देखो पीक्स ब्रॉड है या वाइड कह सकते हैं, और वैली कैसी है, नैरो। अब मैं बताता हूं क्यों है ऐसा, वैली नैरो क्यों है।
देखो वेरी नैरो इसलिए कि यहाँ पे जब एक पिगमेंट की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स होंगी जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो रही होंगी। सही, क्लोरोफिल यहाँ से क्लोरोफिल ए का देखेंगे तो देखो बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, बी का देखेंगे देखो बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, कैरोटीनॉइड्स का देखेंगे देखो बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। मगर जब हम सबका मिला के देखेंगे सब मिल के कितनी फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा कि फोटोसिंथेसिस बहुत सारी लाइट के एरिया में हो रही होगी। सही है, इसलिए यहाँ की पीक क्या है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। रोल ऑफ पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। अच्छा, पिगमेंट्स का रोल पढ़ने से पहले फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले मुझे ये बताओ पिगमेंट कहते किसको हैं, कौन से कंपाउंड्स को पिगमेंट कहते हैं? कलर कंपाउंड्स को कहते हैं, मगर डेफिनेशन नहीं है ये इसकी। हाँ, साइंस के रेफरेंस से डेफिनेशन बताओ। यस, ऐसा ऐसा केमिकल कंपाउंड, दोज केमिकल कंपाउंड्स विच कैन एब्जॉर्ब लाइट, ऐसा केमिकल कंपाउंड जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके उसको हम क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। सही है। अच्छा तो मुझे ये बताओ ये ब्लू कोई पिगमेंट है क्या? ब्लू कोई पिगमेंट है? बिल्कुल पिगमेंट है, क्योंकि ये ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और रेड और ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्योंकि ये रेड और ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये क्या है, पिगमेंट है। ये रेड कोई पिगमेंट है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ ये ब्लैक कोई पिगमेंट है? ये भी पिगमेंट है, ब्लैक भी पिगमेंट है कि सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये सारी लाइट को क्या कर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। मुझे बताओ ये व्हाइट कोई पिगमेंट है? ये व्हाइट कोई पिगमेंट नहीं है, क्योंकि सारी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। जब ये सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहे, किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो हम इस डेफिनेशन पे ये नहीं उतर रहे, इसलिए हम इसको पिगमेंट नहीं कहेंगे। अब कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, उनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, and other one is accessory photosynthetic pigment। ये जो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं इनमें आता है क्लोरोफिल ए। कौन आता है? क्लोरोफिल ए। और ये जो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं इसमें क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई और कैरोटीनॉइड्स। ये है एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये जो क्लोरोफिल सी डी ई है ये कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में एब्सेंट होते हैं, तो इनको हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे। हम आगे सिर्फ डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल ए को और क्लोरोफिल बी को और कैरोटीनॉइड्स को, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स मोस्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। सही है, इसलिए हम कैरोटीनॉइड्स को डिस्कस करेंगे। ये जो क्लोरोफिल ए है ये प्रेजेंट होता है ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में, सारे फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अलबत्ता ये एब्सेंट होता है कुछ प्रोकैरियोट्स में, कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में क्लोरोफिल ए क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो वहां पे प्राइमरी पिगमेंट के तौर पे कौन रोल प्ले करेगा उन प्रोकैरियोटिक एनिमल में, सॉरी ऑर्गेनिज्म में? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया है, तो कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये क्लोरोफिल ए एब्सेंट होता है और इसकी जगह पे क्या होता है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? बैक्टीरियल क्लोरोफिल। सही है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल में दो चीजें होती हैं, कोई भी क्लोरोफिल हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, उसमें दो चीजें होती हैं। वन इज यस हेड एंड द अदर वन इज टेल।
ये जो हेड होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, और ये जो टेल होता है ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। टेल होता है हाइड्रोफोबिक। इस हेड को हम नाम देते हैं पोरफायरिन रिंग। क्या नाम देते हैं? पोरफायरिन रिंग। और इस टेल को नाम देते हैं हम फाइटोल टेल। फाइटोल टेल, सही है। ये फाइटोल टेल होती है हाइड्रोकार्बन की, इसकी बनी हुई होती है हाइड्रोकार्बन की, सही है, इसीलिए हाइड्रोफोबिक होती है। और ये जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है ये बना होता है पोरफायरिन रिंग। अब दिमाग में जोर डाल के मुझे बताओ पोरफायरिन रिंग और कहाँ पड़ा था? हीमोग्लोबिन के हीम में पड़ा था पोरफायरिन रिंग, पड़ा था ना? अब बताता हूँ उसमें डिफरेंस क्या होता है। ये देखो, पोरफायरिन रिंग में 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग पायरोल रिंग्स होती हैं, सही है। पोरफायरिन रिंग में 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग पायरोल रिंग्स होती हैं। इस एक रिंग को हम क्या नाम दे रहे हैं? पायरोल रिंग्स। अभी लिखता हूं, इस तरीके की 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग पायरोल रिंग्स होती हैं, इनको हम नाम देते हैं पायरोल रिंग्स का। किसका नाम देते हैं? पायरोल रिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग पायरोल रिंग्स। ऐसी 4 पायरोल रिंग्स मिलती हैं और सेंटर में एक मैग्नीशियम एटम आता है, और ये मैग्नीशियम एटम चारों पायरोल रिंग्स को क्या कर देता है? कनेक्ट कर देता है, अटैच कर देता है, और ये मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? पोरफायरिन, सही है। ये मॉलिक्यूल क्या बन गया? पोरफायरिन बन गया। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ये मॉलिक्यूल हमें नजर आता है ग्रीन कलर का, सही है। अगर इसी मैग्नीशियम को यहाँ से हटा दें और यहाँ पे फेरस आयन लगा दें, Fe लगा दें, तो ये हो जाएगा रेड कलर का। किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का। और फिर हम कहेंगे ये हीम है। ये क्या है? हीम है, सही है। और इसको हटा के मैग्नीशियम लगा दो तो आप क्या कहेंगे? ये है क्लोरोफिल का हेड। क्या है? क्लोरोफिल का हेड। अब क्लोरोफिल के हेड से यहाँ पे निकल रहा होगा क्लोरोफिल का हाइड्रोकार्बन का एक चेन, जिसको बोलेंगे टेल, सही है। और ये टेल हाइड्रोफोबिक होगा और हेड कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक। और हेड के बारे में एक और बात याद रखना कि हेड इज लाइट एब्जॉर्बिंग। हेड क्या होता है? लाइट एब्जॉर्बिंग। हमें पता है क्लोरोफिल क्या एब्जॉर्ब करता है? लाइट एब्जॉर्ब करता है। और क्लोरोफिल में 2 पार्ट्स होते हैं, टेल और हेड। लाइट कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है? हेड को एब्जॉर्ब करता है। ये जो टेल होता है ये क्या करता है? क्लोरोफिल कौन से ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ये बना दिया मैंने क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं थाइलिकॉइड, इस चेक की सूरत में होते हैं, इसको गिरेनम बोलते हैं। सेल में हम सब ने पढ़ लिया है, सही है। इस थाइलिकॉइड के ऊपर कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? सारे पिगमेंट्स यहीं पे प्रेजेंट होते हैं, थाइलिकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। अब ये क्लोरोफिल थाइलिकॉइड की मेम्ब्रेन, ये थाइलिकॉइड है, सही है। थाइलिकॉइड है, छोटा सा बनाया हो, बड़ा हो, इसके मुकाबले बड़ा होगा थाइलिकॉइड। ये थाइलिकॉइड की मेम्ब्रेन से इस क्लोरोफिल को अटैच कौन करता है? टेल करवाता है। तो टेल इज एंकरिंग क्लोरोफिल विथ थाइलिकॉइड मेम्ब्रेन। एंकर मतलब होता है चिपकाना, अटैच करना। एंकर मतलब होता है अटैच करना, सही है। तो ये जो टेल है क्या करती है? ये टेल क्या करती है? थाइलिकॉइड मेम्ब्रेन से क्लोरोफिल को अटैच करवाती है। और हेड क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब क्लोरोफिल 2 तरह के होते हैं, दोबारा बताता हूँ। ये देखो, ये एक थाइलिकॉइड है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद एक थाइलिकॉइड है। इस थाइलिकॉइड में क्लोरोफिल मौजूद होगा, ऐसे ही है। तो क्लोरोफिल का हेड इस तरह ऊपर होगा और टेल इसको इससे अटैच करवा रहा होगा, थाइलिकॉइड मेम्ब्रेन से अटैच करवा रहा होगा। क्योंकि सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लिपिड सॉल्युबल होती हैं, लिपोफिलिक होती हैं, हाइड्रोफोबिक होती हैं, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक टेल मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है? एम्बेडेड हो जाता है। और हेड इस तरह ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा होता है, और कोई भी लाइट आती है वो हेड क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अच्छा, अब 2 तरह के क्लोरोफिल होते हैं। 2 तरह के नहीं होते, बहुत सारे तरह के होते हैं, मगर हम पढ़ेंगे 2 तरह के क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए का जो कलर होता है वो होता है ब्लू ग्रीन, और क्लोरोफिल बी का जो कलर होता है वो होता है येलो ग्रीन। हमारी बुक में लिखा हुआ है, सही है। क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले लिखेंगे
याद है ये वाली बात, मैग्नीशियम जाता है, सही है, उसके गेट में, सही, कौन गेट पे, अंदर से क्या आवाज आती है, कौन, बाहर कौन खड़ा हुआ है, मैग्नीशियम, वो क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, सही, कौन, मैग्नीशियम, समझ आई बात, ये लिख लिया कौन, मैग्नीशियम। अब C55 H72 H72O5 N4 Mg, और इसका अगर फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है C55 H70O6 N4 Mg। अब पता है फॉर्मूले में डिफरेंस क्यों है, क्यों डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, इसलिए डिफरेंस है क्योंकि क्लोरोफिल ए में मौजूद होता है एक मिथाइल ग्रुप और इसकी जगह क्लोरोफिल बी में मौजूद होता है एक एल्डिहाइडिक ग्रुप, सही है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब देखो कार्बन दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, इसमें इसकी निस्बत 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो क्लोरोफिल ए में 2 हाइड्रोजन इससे ज्यादा होंगे, और इसमें ऑक्सीजन एक ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन एक कम है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन एक है, तो एक ऑक्सीजन का ही डिफरेंस आएगा, तो ये इसमें 6 ऑक्सीजन है, इसमें क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है इस ग्रुप में, तो इसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। बात समझ में आई। अब पढ़ते हैं अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, सॉरी, इन फोटोसिस्टम। तो ये वो टॉपिक है जो पढ़ने के बाद हम लाइट रिएक्शन पढ़ने के काबिल हो जाएंगे, सही है। तो अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन फोटोसिस्टम। अब देखते हैं क्या होता है फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम क्या होता है, देखो फोटोसिस्टम, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती है ना वो अरेंज होती हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम। तो फोटोसिस्टम को हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स, क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी मौजूद होते हैं और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी मौजूद होती हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम, हाँ क्लस्टर की फॉर्म में होती हैं और उन क्लस्टर्स को हम कहते हैं फोटोसिस्टम, सही है। अच्छा, ये जो क्लस्टर होता है इसमें 2 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, वन फॉर्म्स एंटीना कॉम्प्लेक्स, अनदर फॉर्म रिएक्शन सेंटर, बिल्कुल सही, अनदर फॉर्म रिएक्शन सेंटर, सही है। एक एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाती है और दूसरा रिएक्शन सेंटर बनाती है, सही है। ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है इसमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है और कैटेनॉइड्स होते हैं, और ये जो रिएक्शन सेंटर होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, क्लोरोफिल ए होता है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है, सही है। इस एंटीना कॉम्प्लेक्स को हम लाइट गैदरिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, लाइट गैदरिंग कॉम्प्लेक्स। याद करो नानी का वो रेडियो, उसमें एक एंटीना लगा हुआ होता था लगा हुआ, सही है, और वो एंटीना को लंबा करो तो वो क्या करता था, सारे सिग्नल को जमा करता था, तो इसीलिए इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि सारी लाइट को क्या करता है, जमा करता है, और जमा करके ये एंटीना कॉम्प्लेक्स लाइट को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, टूवर्ड्स रिएक्शन सेंटर। लाइट को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, रिएक्शन सेंटर। बताता हूँ किस तरह का होता है रिएक्शन सेंटर। देखो रिएक्शन सेंटर में सेंटर में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, ये क्या है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के बाद प्रेजेंट होते हैं, ये भी क्लोरोफिल ए होता है, उसके बाद क्लोरोफिल बी, और उसके बाद कैरोटीनॉइड्स। देखो ये इस तरह अरेंज नहीं होते हैं, मगर समझाने के लिए इसको इस तरह बता रहा हूं। ये बीच में रिएक्शन सेंटर नजर आ रहा है, दिस वन इज रिएक्शन सेंटर। ये क्या है, रिएक्शन सेंटर। ये बीच में जो रिएक्शन सेंटर है, इसके अलावा ये सब एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं। इस एंटीना कॉम्प्लेक्स में ये तुम लोगों को नजर आ रहा है कैरोटीनॉइड्स रेड से,
ब्लू से नजर आ रहे हैं तुम लोगों को क्लोरोफिल बी, और ब्लैक से नजर आ रहे हैं क्लोरोफिल ए, और ये बीच में जो है ये है एंटीना कॉम्प्लेक्स, सॉरी रिएक्शन सेंटर, बीच में है रिएक्शन सेंटर। सही है। अब ये इस तरह से नहीं होते, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ये जो बाहर है ये सब एंटीना कॉम्प्लेक्स है, हमें पता है। सही है। ये सारे पिगमेंट्स एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं। सही है। ये पूरा एंटीना कॉम्प्लेक्स है। चलो इसको लिखते नहीं, छोड़ देते हैं। अच्छा, ये इस तरह अरेंज नहीं होते, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स में सारे पिगमेंट मिक्स होते हैं, मगर समझाने के लिए मैंने सबको अलग अलग बनाया है। ये सारे मिक्स होते हैं। सही है। अब होता क्या है, कैरोटीनॉइड्स जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो लाइट ट्रांसफर कर, उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोरोफिल बी को। तो कैरोटीनॉइड्स अपनी एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं टुवर्ड्स क्लोरोफिल बी। अब ये क्लोरोफिल बी अपनी एब्जॉर्ब करता लाइट, खुद भी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कैरोटीनॉइड से भी लाइट एनर्जी को लेता है, दोनों लाइट एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है टुवर्ड्स क्लोरोफिल ए। और ये क्लोरोफिल ए अपनी एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी क्लोरोफिल बी से, और कैरोटीनॉइड से ली हुई लाइट एनर्जी तीनों को ट्रांसफर कर देता है टुवर्ड्स रिएक्शन सेंटर। तो लाइट कहाँ जाती है, रिएक्शन सेंटर। इस तरह यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से रिएक्शन सेंटर। इस तरह ये पूरे एंटीना कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी होती है कि लाइट को गैदर करे और कहाँ ट्रांसफर कर दे, रिएक्शन सेंटर में। सही है। कहाँ, सही है। फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन, दो फेजेस में होता है। वन इज लाइट रिएक्शन, वन इज लाइट रिएक्शन, अनदर वन इज डार्क रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, मगर लाइट रिएक्शन में लाइट रिक्वायर होती है और डार्क रिएक्शन में लाइट रिक्वायर नहीं होती है। सही है। अच्छा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों कहाँ पे होता है, कौन से ऑर्गेनेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट। सही है। क्लोरोप्लास्ट में, इस ग्रेनम में कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन। इस ग्रेनम में मौजूद थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन। सही है। यहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन, और इस स्टोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन। ये स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है। सही। यहाँ पे होता है डार्क रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन है और ये डार्क रिएक्शन है। सही है। लाइट रिएक्शन में लाइट एंटर होती है, लाइट रिएक्शन में लाइट एंटर होती है, और साथ में H2O भी क्या होता है, एंटर होते हैं। सही है। और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। सही है। इसके अलावा दो एनर्जी रिच कंपाउंड बनते हैं, वन इज ATP, अदर वन इज NADPH। NADPH। डार्क रिएक्शन की अगर बात करें तो डार्क रिएक्शन में कौन एंटर होता है, CO2। CO2 एंटर होता है और कार्बोहाइड्रेट रिलीज होता है। साथ में ये NADPH और ATP अंदर जाते हैं, और ATP और NADP रिलीज होते हैं। ये NADP और ATP लाइट रिएक्शन में जाते हैं और ATP और NADP बन के निकल जाते हैं। ये ओवरव्यू है लाइट रिएक्शन का और डार्क रिएक्शन का। सही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन। सही है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। वीडियो ऑन है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में होती है। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पे होता है, हमने देखा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। सही है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। तो बना लेते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन यहाँ पे। ये क्या है, थाइलेकॉइड है। ये क्या है, थाइलेकॉइड। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है बल्कि ये एक थाइलेकॉइड है। एक थाइलेकॉइड बनाया है मैंने, एक थाइलेकॉइड बनाया है। सही है। इस तरीके से एक थाइलेकॉइड यहाँ पे होगा, इससे नीचे होगा, और ये पूरा क्या है, स्ट्रोमा है। ये पूरा क्या है, स्ट्रोमा है। मतलब यहाँ से कुछ चीज रिलीज हो रही है तो वो स्ट्रोमा में हो रही है, यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो स्ट्रोमा में हो रहा है। सही है। ये पूरा स्ट्रोमा है और ये थाइलेकॉइड है। सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। तो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन भी कैसी होगी, डबल लेयर होगी, बाई लेयर होगी। सही है। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होगी। ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है, अगेन बता रहा हूँ, ये थाइलेकॉइड है। सही है। अब देखो थाइलेकॉइड में प्रेजेंट होगा फोटोसिस्टम। कौन प्रेजेंट होगा, फोटोसिस्टम। दिस इज फोटोसिस्टम 2। ये कौन सा है, फोटोसिस्टम 2 है। इस फोटोसिस्टम 2 को हम एक और नाम देते हैं
P680 कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं? P680। अब मुझे जल्दी से बताओ ये P680 क्यों कहते हैं इसको? लाइट देखो, लाइट तो इसमें 430 की भी होती है, 450 की भी होती है। देखो जो हमें पीक मिलता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का जो पीक मिलता है हमें, वो कहाँ मिलता है? 680 नैनोमीटर। सही है। तो इसमें जो क्लोरोफिल ए मौजूद है वो मैक्सिमम लाइट जो एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम वेवलेंथ की जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो 680 नैनोमीटर ही करता है, इसलिए इसको P680 कहते हैं फोटो सिस्टम 2 को। सही है। फोटो सिस्टम 2 में लाइट स्ट्राइक करती है। क्या स्ट्राइक करती है? लाइट स्ट्राइक करती है फोटो सिस्टम 2 में। सही है। फोटो सिस्टम 2 में लाइट स्ट्राइक करती है, और लाइट के स्ट्राइक करने से इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्साइट हो जाता है। लाइट स्ट्राइक करती है और इसके मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? एक्साइट करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जंप कर लेते हैं इससे। सही है। दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जंप कर लेते हैं, और जैसे ही एक्साइट होता है लाइट, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं इसी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में मौजूद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि फोटो सिस्टम 2 के लिए होता है फियोफाइटिन। क्या होता है? फियोफाइटिन। इसने क्या कर लिया? लाइट को, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया। सही है। अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हुआ इसको तो हम बाद में देखते हैं। अभी देखते हैं फोटो सिस्टम 2 के साथ क्या हुआ। फोटो सिस्टम 2 से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। सही है। तो हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन में वाटर भी एंटर हो रहा था, तो अब इस वाटर का काम है, ये वाटर क्या करेगा? यस, वाटर स्पिल्ड होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करेगा, 2 H पॉजिटिव आयन, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन। सही है। ये हाफ ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा, थैलेकॉइड से निकलेगा, क्लोरोप्लास्ट से निकलेगा, सेल से निकलेगा और बाहर लिबरेट हो गया। सही है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फोटो सिस्टम 2 में मौजूद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया लाइट के पड़ने से, तो 2 इलेक्ट्रॉन को कौन पूरा कर दिया? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सही है। फिर दोबारा लाइट पड़ेगा, इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करेगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से निकल जाएगा, फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा। इस 2 प्रोटॉन से क्या होगा ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये कब डिस्कस करेंगे? बाद में, थोड़ी देर बाद। सही है। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर नोन एज प्लास्टोक्यूनॉन। किसको ट्रांसफर कर देगा? प्लास्टोक्यूनॉन। और फिर ये प्लास्टोक्यूनॉन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देगा इस बड़े से कॉम्प्लेक्स को, इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। तो ये प्लास्टोक्यूनॉन क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा टुवर्ड्स साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, और ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर नोन एज, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को मिटा के ऊपर लिख रहा हूं। सही है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर दिया टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर विच इज नोन एज प्लास्टोसाइनिन। सही है। तो ये प्लास्टोक्यूनॉन था, प्लास्टोक्यूनॉन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया प्लास्टोसाइनिन। अब ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन गुजर रहा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करता है, और स्ट्रोमा में मौजूद, ये स्ट्रोमा है ना, ये पूरा स्ट्रोमा है, ये जो स्ट्रोमा नजर आ रहा है तुम्हें खाली स्पेस, ये पूरी खाली स्पेस है। स्ट्रोमा में मौजूद H पॉजिटिव आयन को कहां पंप कर देते हैं? इनसाइड। अंदर पहले ही H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। सही है। और ज्यादा H पॉजिटिव आयन अंदर आ गए। सही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर आए होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले ही अंदर ज्यादा थे, और H पॉजिटिव आयन अंदर आएंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आएंगे, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहां से आई? इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहा था, इसने साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स ने इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल किया और एक प्रोटॉन को पंप कर दिया। सही। वैसे 3 प्रोटॉन को पंप करता है, मगर अभी भूल जाओ उसको। सही। अभी सिर्फ सीक्वेंस समझो। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पंप हो गए? कहाँ चले गए? प्लास्टोसाइनिन के पास।
अब इसके बाद एक और फोटो सिस्टम मौजूद होते हैं, एक और क्या मौजूद होते हैं, फोटो सिस्टम। इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 1। इसको 1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ था और ये बाद में डिस्कवर हुआ था, सही है। और इसको P700 भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन होती है उसकी पीक आती है 700 पे, 700 वेवलेंथ पे, सही है। अब देखो, अब इस पे पहले ही लाइट स्ट्राइक कर चुकी थी और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया था, सही है। आगे कहाँ भेजा था वो भी देखेंगे हम लोग। अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा, प्लास्टोसाइनिन से आने वाला इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, फोटो सिस्टम 2 में भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और फोटो सिस्टम 2 में जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी इसको पूरा करेगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और फोटो सिस्टम 1 में भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा, प्लास्टोसाइनिन से आने वाला इलेक्ट्रॉन। कॉम्प्लेक्स से ना हमने हाइड्रोजन को अंदर हमने मिला तो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो देखो आगे कैसे। देखो, अब तुम कह रही हो कि प्लास्टोक्विनोन ने जब साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स में कहा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ, बल्कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहा था तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हुई। इसने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिया इसने। बस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की इसकी एनर्जी अब कम है, ये थोड़ी सी एनर्जी को किसने इस्तेमाल कर लिया, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स। तो जब हम जी स्कीम बनाते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन को हम नीचे लेके आ रहे होते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो रही होती है, सही है। उसको हम जी स्कीम को ही बना के देखेंगे हम, सही है। तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही आगे चला गया मगर इसने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ बल्कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हुई, सही है। समझ में आ गई बात। अब फोटो सिस्टम 1 के पास जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी उसको कौन पूरा किया, प्लास्टोसाइनिन ने। अब फोटो सिस्टम 2 में जिस तरह, फोटो सिस्टम 1 में जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले लाइट स्ट्राइक की थी जो हमने देखा नहीं था, अब देख लेते हैं कहाँ जाएगा। अब फिर से लाइट स्ट्राइक करते हो, जो 2 इलेक्ट्रॉन आया था ये 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइट होके अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास चले जाते हैं। इसको बोलते हैं फेरेडॉक्सिन, सही है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है लाइट के लगने से और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसके पास चले जाते हैं, फेरेडॉक्सिन के पास। और ये फेरेडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं टूवर्ड्स एन एंजाइम नोन एज NADP रिडक्टेज। किसको ट्रांसफर कर देते हैं, NADP रिडक्टेज एंजाइम। और ये देखो, इसने ट्रांसफर कर दिया अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको, NADP रिडक्टेज। NADP ने पता है क्या किया, NADP रिडक्टेज ने पता है क्या किया, NADP को लिया, साथ में 2 प्रोटॉन जो कि वाटर से रिलीज हुआ था उसको लिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास आए इन 2 इलेक्ट्रॉन को साथ में मिलाया, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को साथ में मिलाया और किस में कन्वर्ट कर दिया, NADPH प्लस H पॉजिटिव, सही है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये NADP पॉजिटिव था, सही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ने NADP बनाया इसको और दूसरे इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर इसका रिएक्शन करवा दिया, एक H पॉजिटिव आयन हमारे पास ऐसे ही बढ़ दिया। समझ में आई यहाँ तक बात। ये था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सही है। अभी खत्म नहीं हुआ ये नॉन साइक्लिक, सही है। इसको एक बार मैं रिपीट करता हूँ फिर इसमें और चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, फोटो सिस्टम 2 में लाइट स्ट्राइक करती है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है और उसको ट्रांसफर कर देता है आगे प्लास्टोक्विनोन के बाद। प्लास्टोक्विनोन भी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है टुवर्ड्स साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन आता है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करता है और प्रोटॉन को पंप कर देता है इन द थाइलेकॉइड स्पेस, सही है, ल्यूमेन में। थाइलेकॉइड ल्यूमेन कह सकते हैं इसको, बाद में लिखते हैं, सही है। फिर साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया, अब इसने इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन ने इसको आगे भेज दिया फोटो सिस्टम 1 के पास, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 में पहले ही लाइट स्ट्राइक कर चुकी थी और इसका इलेक्ट्रॉन आगे जा चुका था, सही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, तो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा किया पीछे से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन ने। 2 इलेक्ट्रॉन आए, इसकी डेफिशिएंसी पूरी हुई, फिर से लाइट इस पर स्ट्राइक की और फिर से 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गए। जब एक्साइट हुए तो किसने रिसीव किया, फेरेडॉक्सिन ने रिसीव किया और फेरेडॉक्सिन ने इसको किसको दे दिया, इस 2 इलेक्ट्रॉन को NADP रिडक्टेज को दे दिया। NADP रिडक्टेज ने क्या किया, वाटर से निकलने वाले 2 प्रोटॉन, यहाँ से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद NADP को कन्वर्ट कर दिया NADPH। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई NADP में और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो NADP की रिडक्शन हो गई, NADP रिडक्टेज करवाया, NADP की रिडक्शन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन। साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन गुजर रहा था ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इस साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स ने क्या किया था, एक प्रोटॉन को पंप कर दिया था, सही है। अब ये जो प्रोटॉन पंप किया था, ये प्रोटॉन यहाँ पे पहले ही प्रोटॉन ग्रेडियंट बना था और प्रोटॉन जमा हो गया। यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक एंजाइम, इस एंजाइम को हम लोग जानते हैं, यस, इसका नाम है एटीपेस कॉम्प्लेक्स।
एटीपीएस कॉम्प्लेक्स। इस एटीपीएस कॉम्प्लेक्स से ये प्रोटॉन गुजरेगा और कहाँ पे आ जाएगा, स्ट्रोमा में आ जाएगा। सही है, जब प्रोटॉन इसके अंदर से गुजरेगा तो ये प्रोटॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करेगा और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। सही है, तो ऐसी एटीपी की सिंथेसिस जो प्रोटॉन की मूवमेंट से हो, इसको हम लोग बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस, केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। क्या बोलते हैं, केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो ऐसी एटीपी की सिंथेसिस जो प्रोटॉन की मूवमेंट से, उसको हम क्या कहते हैं, केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। क्या बताओ कि ये प्रोटॉन क्यों मूव किया, यहाँ पे क्यों प्रोटॉन क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से प्रोटॉन यहाँ पे आया था। सही है, और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहाँ से आई, फोटो सिस्टम 2 में शगुन से बैठा हुआ था इलेक्ट्रॉन, कौन स्ट्राइक किया उसको, ईमानदारी से बताओ ये एटीपी कौन बनाया है, कौन बनाया ये एटीपी, लाइट नहीं बनाई ये एटीपी। देखो प्रोटॉन ने इस एटीपी को बनाया, प्रोटॉन की मूवमेंट ने, प्रोटॉन यहाँ पे आया कहाँ से, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से आया, और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहाँ से आई, लाइट की। तो कौन बनाया ये एटीपी, बताओ ईमानदारी से, लाइट ने बनाया ये। तो इस तरह की एटीपी की सिंथेसिस को क्या बोलेंगे, फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो हमने दो देख लिया था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमने देख ली थी, और हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी देख ली थी। अब हमने देख ली फोटो फॉस्फोराइलेशन। सही है, अब एक कॉन्सेप्ट समझना होगा तुम लोगों को, अब एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। सबसे पहले तुम लोग देखो कि जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल CO2 के, 9 मॉलिक्यूल ATP के और 6 मॉलिक्यूल NADPH के मिलते हैं, और हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है ट्रायोज का C3H6O3 प्लस 9 मॉलिक्यूल ADP के रिलीज हो जाते हैं, 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं। ATP टूटेगा तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होंगे, और साथ में 6 मॉलिक्यूल NADP के मिलते हैं हमें। बाकी हाइड्रोजन कहाँ चला गया, हाइड्रोजन यहाँ आ गया। सही है, NADP का। सही है, ये है रिएक्शन, ये क्या है, रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। सही है, अब डार्क रिएक्शन में तुम लोग बताओ कि 6 NADPH कंज्यूम हो रहा है और 9 ATP कंज्यूम हो रहा है। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, बर्गर वाली। सही है, मैं बर्गर बनाने खड़ा हुआ हूँ। सही है, अब बर्गर में मुझे 2 चीज़ें डालनी है, बर्गर में मुझे 2 बन चाहिए और बीच में एक चिकन चाहिए। सही है, 2 बन चाहिए और चिकन कितना चाहिए, 1 चाहिए। मगर जो बंदा मुझे ला के दे रहा है वो 1 बन ला के दे रहा है और 1 चिकन ला के दे रहा है। सही है, फिर 1 बन ला के दे रहा है और 1 चिकन ला के दे रहा है। सही है, जब वो 2 बन और 2 चिकन ला के दे रहे हैं तो मैं 2 बन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर चिकन एक ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और 1 बर्गर बना दे रहा हूँ। सही है, अब मेरे पास 1 चिकन बच गया, फिर दोबारा वो 1 बन 1 चिकन ला के देगा। सही है, मैं बन के ऊपर चिकन रख दूंगा, फिर वो दोबारा 1 बन और 1 चिकन ला के देगा, मैं 1 बन चिकन के ऊपर रख दूंगा। इस तरह 1 बर्गर बन जाएगा और 1 चिकन। जब भी वो ला के दे रहे हैं वो 2 बन और 2 चिकन ला के दे रहे हैं, मगर एक बर्गर में 2 बन चाहिए और 1 चिकन चाहिए। तो हर बर्गर बनने में कितना चिकन बच रहा है, 1 चिकन बच रहा है। सही है, ऐसी है ना। तो जब मैं 100 बर्गर बनाऊंगा तो कितने चिकन बच जाएंगे, 100 चिकन बच जाएंगे। ऐसे ही होगा ना, हर बर्गर बनाने में 1 चिकन बच रहा है, 100 बर्गर बनाने में 100 चिकन बच जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम वही काम हो रहा है। एक ट्रायोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 9 ATP चाहिए और 6 NADPH चाहिए। सही, कितने चाहिए, 9 ATP और 6 NADPH। सही है, 9 ATP चाहिए, 6 NADPH चाहिए, मगर ये लाइट रिएक्शन को हमें ATP ज्यादा देना चाहिए। मगर लाइट रिएक्शन हर एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। हर एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में हमें ये 1 ATP बना के दे रहे हैं और 1 NADPH बना के दे रहे हैं। सही है, हर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में जब एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहे हैं तो हमें एक लाइट रिएक्शन में 1 ATP मिल रहा है, कहाँ गया ये रहा, और 1 NADPH मिल रहा है। सही है, जब हमें 1 ATP मिल रहा है और 1 NADPH मिल रहा है, मगर हमें ATP ज्यादा चाहिए, तो वही बर्गर वाली बात हो गई। सही, मुझे बर्गर बन ज्यादा चाहिए थे, चिकन कम चाहिए था, मुझे दोनों मुझे 1-1 दे रहा था। अब यहाँ मुझे ATP ज्यादा चाहिए, NADPH कम चाहिए, मगर दोनों मुझे 1-1 दे रहा है, तो NADPH बचेंगे नहीं बचेंगे, कम चाहिए ना। ये चिकन कम चाहिए था तो बच रहा था, जैसे NADPH कम चाहिए तो ये क्या होगा, अब मेरे पास बचना शुरू हो जाएगा। सही है, ATP कंज्यूम होने लगे, NADPH बचना शुरू हो जाएगा। तो एक वक्त आएगा कि NADPH बहुत सारा
स्ट्रोमा में एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ स्ट्रोमा में एक्यूमुलेट हो जाएगा, बहुत सारा NADPH क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब बहुत सारा NADPH एक्यूमुलेट हो गया, अगर मेरे पास 100 चिकन जमा हो गया तो अब मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा चिकन मत लाओ, सिर्फ क्या लाओ, सिर्फ बन लाओ। सही है, चिकन मत लाओ, सिर्फ बन लाओ। सही है, यही बोलूंगा ना। तो ये भी क्या बोलते हैं, ये भी क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन, इसको लाइट रिएक्शन को, क्या अब NADPH मत बनाओ, सिर्फ क्या बनाओ, ATP बनाओ। सही है, अब मुझे NADPH नहीं चाहिए, बहुत जमा हो गया। तो फिर ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में। सही है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है कि इस फोटो सिस्टम 1 और साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन कैरियर था उसका नाम क्या था, प्लास्टोसाइनिन। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ प्लास्टोसाइनिन को मिटा के, प्लास्टोसाइनिन। मगर मैंने तुम लोगों से एक बात ये छुपाई थी कि यहाँ पे फेरेडॉक्सिन भी प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, फेरेडॉक्सिन भी प्रेजेंट होता है। सही है, हाँ, अलबत्ता अभी वो नॉन साइक्लिक में कोई काम नहीं कर रहा था, मगर अब इसका काम आ गया है, साइक्लिक में इसका काम आ गया। अभी ये वैसे ही बैठा होता है इसलिए मैंने इसको बनाया ही नहीं। सही है, अभी इसका काम है तो मैंने इसको बना दिया। सही है, अब क्या होता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में, इलेक्ट्रॉन आया फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को इस फेरेडॉक्सिन को देने के बजाय इस फेरेडॉक्सिन को दे देता है। और ये फेरेडॉक्सिन किसको देते हैं, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करके प्रोटॉन को पंप करते हैं और दे देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन किसको, प्लास्टोसाइनिन को। और प्लास्टोसाइनिन वापस से इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, फोटोसिस्टम 2 को। फोटोसिस्टम 2 के ऊपर लाइट पड़ती है, दोबारा इलेक्ट्रॉन इस साइड होता है, ये फेरेडॉक्सिन को देने के बजाय दोबारा से इस फेरेडॉक्सिन को दे देता है। सही है, और फिर साइटोक्रोम के पास आता है, साइटोक्रोम प्रोटॉन को पंप कर देता है। इस तरह ये साइक्लिक इवेंट चलते रहते हैं, साइक्लिक इवेंट चलते रहते हैं। और क्या होता है, प्रोटॉन पंप होते रहते हैं, और प्रोटॉन पंप होते रहते हैं तो ATP बनता रहता है। और क्योंकि NADP रिडक्टेज के पास इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहे, तो NADP रिडक्टेज कोई भी NADPH नहीं बना रहे होते हैं सब। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को हमने देख लिया था कि लाइट रिएक्शन किस तरह क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में अकर होती है। अब हम देखते हैं इसको जी स्कीम में। सही है, सबसे पहले कौन सा फोटो सिस्टम प्रेजेंट था थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, फोटो सिस्टम 2। इसको ऐसे ही बना लेते हैं, फोटो सिस्टम 2, या फिर इसको दूसरा नाम क्या देते थे, P680। सही है, जैसे ही P680 में लाइट स्ट्राइक करती थी, मार्कर से भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं। जैसे ही P680 में लाइट स्ट्राइक करती थी क्या होता था, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते थे। ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता था क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और क्या करता था, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देता था। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो वो लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। सही है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो, ये जो जी स्कीम हम बनाते हैं इसमें हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को शो कर रहे होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। सही है, और इसको कौन एक्सेप्ट करते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद किसको दे देता है, प्लास्टोक्विनोन को। ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्लास्टोक्विनोन किसको दे देता है इलेक्ट्रॉन को, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को। और साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स किसको ट्रांसफर कर देता है, प्लास्टोसाइनिन को। और प्लास्टोसाइनिन फोटो सिस्टम 1। दरअसल ये जो फोटो सिस्टम 1 होता है, ये जो फोटो सिस्टम 1 होता है, ये फोटो सिस्टम 1 पहले ही अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर चुका होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। तो उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा कौन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो कि प्लास्टोसाइनिन से आता है। फिर ये भी क्या कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, ये फोटो सिस्टम 1 जो होता है, इस फोटो सिस्टम 1 पे भी लाइट एनर्जी बढ़ रही होती है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई थी तो वो मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में, जंप कर रहा था इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में, मगर जब उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वापस लो गई तो अब ये दोबारा जंप करना छोड़ दिया। अब फोटो सिस्टम 1 में आने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम हो गई, देखो नीचे आ गए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब दोबारा से लाइट आएगी, फोटो सिस्टम 1 पे स्ट्राइक करेगी और 2 इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट हो जाएंगे और उसको एक्सेप्ट कौन कर लेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को किसको ट्रांसफर कर देगा, फेरेडॉक्सिन। और फेरेडॉक्सिन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। सही है, ये NADP रिडक्टेज क्या करेगा,
इस इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करेगा और NADP दो इलेक्ट्रॉन को प्लस दो प्रोटॉन को इस्तेमाल करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, NADPH प्लस H पॉजिटिव। ऐसे ही है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो फोटो सिस्टम, अब ये जो साइकिल है नॉन साइक्लिक, इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सही है। क्या बोलते हैं इसको, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन मुसलसल नॉन साइक्लिक वे में फ्लो होते हैं, NADP रिडक्टेज में जाते हैं और NADP रिडक्टेज उनको किस में ऐड कर देते हैं, NADP में ऐड कर देते हैं, सही है। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन फिर से फ्लो करते हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं। देखो एक बार फोटोसिस्टम 1 ने अपना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर दिया, अब फोटोसिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सही है। वो उसकी डेफिशिएंसी पूरी कहाँ से होगी, फोटोसिस्टम 2 से आने वाला इलेक्ट्रॉन, और फोटोसिस्टम 2 भी एक बार इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर देगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा, वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर फोटोलाइज होगा, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होगा और 2 H पॉजिटिव आयन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा और हाफ ऑक्सीजन देगा। ये हाफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा रिएक्शन से, सही है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस फोटोसिस्टम 2 के पास चले जाएंगे और फोटोसिस्टम 2 से अल्टीमेटली प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, फोटोसिस्टम 1 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फेराडॉक्सिन, NADP रिडक्टेज, और NADP रिडक्टेज से किसके पास चले जाएंगे, NADP के पास, और NADPH बना देंगे। इसका मतलब वाटर से जो इलेक्ट्रॉन निकला ये कहाँ चले जाएगा, ये क्या करेगा, इट रिड्यूस। देखो अल्टीमेटली तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी कर रहे हैं फोटोसिस्टम 2 की, सही है, मगर अल्टीमेटली क्या करेगा, इवेंचुअली क्या करेगा, उसमें जाके ऐड हो जाएगा NADP में, यानी इट रिड्यूस द NADP मॉलिक्यूल। दिस एंड दिस दो प्रोटॉन भी क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे NADP के, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन NADP को रिड्यूस करेंगे। अब हमने जब ओवरव्यू देखा था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का, उसमें हमने देखा था लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी आ रही थी और वाटर आ रहा था, और रिलीज क्या हो रहा था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज हो गया, लाइट एनर्जी आई और वाटर आया, सही। और बन रहे 2 कंपाउंड्स, हमारे पास 2 एनर्जी रिच कंपाउंड्स बन रहे थे, एक तो वाटर के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके NADP बन गया, सही है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर डायरेक्टली NADP रिडक्टेज के पास जाता और बोलता मुझे क्या करो, NADP में ऐड कर दो, तो फिर क्या होता, सिर्फ हमारे पास ये 2 प्रोटॉन ऑक्सीजन रिलीज हो जाता, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन किस में ऐड हो जाते हैं, NADP में ऐड हो जाते हैं, तो हमारे पास कोई ATP नहीं बनता, सही है। मगर इन 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या कहा कि हम NADP रिडक्टेज के पास जाएंगे, मगर उससे पहले हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे ताकि ATP भी बन सके, क्या बन सके, ATP भी बन सके। तो असल में तो उनको ऐड होना था, इन प्रोटॉन और इन इलेक्ट्रॉन का फेट यही है कि ये NADP में ऐड हो जाए, मगर ऐड होने से पहले ये जाते हैं फोटोसिस्टम 2 के पास, और वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो कर रहे होते हैं तो एक साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से भी गुजरते हैं, ऐसे ही है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से भी गुजरते हैं। जब इस साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से गुजरते हैं तो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स क्या करता है, पंप करता है प्रोटॉन को इन थाइलेकॉइड स्पेस। थाइलेकॉइड स्पेस में क्या करता है, प्रोटॉन को पंप करता है, और थाइलेकॉइड स्पेस में पहले से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। जब ये पंप करता है तो क्या होता है, वो जो प्रोटॉन ये पंप करता है वो ATPase कॉम्प्लेक्स से वापस कहाँ जाता है, स्ट्रोमा में आ जाता है, सही। ATPase कॉम्प्लेक्स से वापस स्ट्रोमा में आ जाता है। इस तरह ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, सही है। ये क्या करता है, प्रोटॉन को पंप करता है। ये जिस प्रोटॉन को पंप करता है यहाँ पे बना होता है एक और एंजाइम जिसका नाम है ATPase कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है, ATPase कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटॉन इस ATPase कॉम्प्लेक्स से वापस कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, सही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और जब ये ATPase कॉम्प्लेक्स से गुजर रहा होता है तो ATPase कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इस प्रोटॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करता है और एक मॉलिक्यूल ATP को फॉस्फेट के साथ मिला के किस में कन्वर्ट कर देता है, ATP में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, ATP में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह ये जो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन थे, एक ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया वाटर की फोटोलाइसिस से, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन थे, इस इलेक्ट्रॉन को हमने किस में इस्तेमाल कर लिया, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP भी बना ली हमने इस इलेक्ट्रॉन के जरिए, और एंड में क्या किया, NADPH भी बना लिया, सही है। अब तुम लोग बताओ ईमानदारी से, दोबारा से ईमानदारी से, कि ये जो ATP बना ये किससे बना, लाइट से बना। किससे बना, लाइट से बना, इस प्रोटॉन से बना। और प्रोटॉन कहाँ से आया, प्रोटॉन पंप क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से। और इलेक्ट्रॉन एक्साइट किसकी एनर्जी को लेके हुआ था,
इलेक्ट्रॉन के पास खुद एनर्जी कहाँ से आई थी, लाइट से आई थी। तो अल्टीमेटली इस एटीपी को बनाने का जिम्मेदार कौन है, लाइट। तो इस तरह की एटीपी की सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और इसको हम कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी भी कहते हैं, केमीऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी, केमीऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ये भी हम इसको कहते हैं केमीऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब इसको केमीऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन को यूज करके क्या बनाई जाती है, एटीपी बनाई जाती है, इसलिए इसको केमीऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी भी कहते हैं और फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। अब एक चीज समझो कि यहाँ पे हमें इस लाइट रिएक्शन से जो NADPH मिला हमें और जो हमें ATP मिला, ये दोनों के दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम क्या है, डार्क रिएक्शन में जाके अपना रोल प्ले करना, डार्क रिएक्शन में जाके फंक्शन परफॉर्म करना, दोनों का काम यही है। ऐसे ही है। अब डार्क रिएक्शन में हमें एक डार्क रिएक्शन के लिए हमें 6 NADPH चाहिए होते हैं और 9 ATP चाहिए होते हैं। इसके अलावा 3 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है एक सिंगल डार्क रिएक्शन के लिए। किसके लिए, सिंगल डार्क रिएक्शन के लिए, जिससे एक ट्रायोस बनता है, अभी देखेंगे डार्क रिएक्शन में, सही है, एक ट्रायोस बनता है। तो हमें कितने चाहिए, 9 ATP चाहिए, 9 NADPH चाहिए और 6 NADPH चाहिए और 9 ATP चाहिए। ऐसे ही है। अब वो एग्जाम्पल याद है जो मैंने दी थी, बर्गर वाली एग्जाम्पल, कि मुझे एक बर्गर बनाने के लिए 2 बन्स चाहिए और एक चिकन चाहिए, मगर मुझे मिल रहा है 1 बन और 1 चिकन, सही है। 2 बन के साथ मुझे 2 चिकन भी मिल रहा है, मगर मैं 2 बन से 1 बर्गर तो बनाऊंगा, मगर चिकन उसमें कितना इस्तेमाल करूंगा, 1। तो इस तरह मुझे जब मैं 100 बर्गर बना लूंगा मेरे पास 100 चिकन बच जाएंगे। तो फिर मैं क्या कहूँगा कि अब चिकन लाना बंद कर दो, सही, सिर्फ क्या लाओ, बन लाओ, सिर्फ बन लाओ। तो फिर क्या होगा, इसी तरीके से मुझे सिंथेसिस के लिए 6 NADPH चाहिए और 9 ATP चाहिए, मगर मुझे हर बार मिल रहा कितना है, एक मिल रहा है, 1 ATP मिल रहा है और 1 NADPH मिल रहा है। मतलब जब मुझे इसके लिए 9 ATP चाहिए, तो जब मैं 9 ATP मांग रहा हूँ तो मुझे साथ में 9 NADPH भी मिल जा रहा है, और जब 9 NADPH मिल जा रहा है तो 3 NADPH बच जा रहे हैं। तो सोचो 100 बार डार्क रिएक्शन चलेगा तो कितने NADPH बच जाएंगे, 300 NADPH बच जाएंगे ना। उन 300 NADPH क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और तुम्हें पता है जब प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने लगे तो वो क्या करता है, एंजाइम को इनहिबिट कर देता है फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू। तो ये NADPH क्या करेगा, इस NADP रिडक्टेज को इनहिबिट कर देगा, सही। जब ये NADP रिडक्टेज इनहिबिट हो जाएगा तो अब फर्दर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं आएगा और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कन्वर्ट हो जाएगी इनटू साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसमें क्या होगा, इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेराडॉक्सिन के पास और फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम 1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस तरह ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती रहेगी। और इस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा, सिर्फ साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से गुजर रहा है इलेक्ट्रॉन, सही है। तो ये क्या कर रहे हैं, जब इससे के अंदर से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को पंप कर दे रहे हैं, प्रोटॉन को पंप कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ATP की सिंथेसिस हो जा रही है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ क्या होगी, ATP की सिंथेसिस होगी। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सिर्फ ATP की सिंथेसिस होगी। NADP के पास, रिडक्टेज के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे तो वो NADP को रिड्यूस नहीं करेगा। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सिर्फ क्या चीज प्रोड्यूस होती है, ATP। तो आहिस्ते आहिस्ते वही 100 जो मेरे पास चिकन बचा हुआ था, आहिस्ते आहिस्ते मैंने उसको बोला चिकन लाना छोड़ दो, बन से भी लेगा। वो आहिस्ते आहिस्ते बन लेके आता रहेगा, मैं चिकन को इस्तेमाल करते रहूँगा, चिकन आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब खत्म होने लगेंगे मैं बोलूँगा अब चिकन भी लाओ, सही है। तो इसी तरीके से अब NADPH बन रहे नहीं है, मगर NADPH इस्तेमाल तो हो रहे हैं ना, हो रहे हैं नहीं हो रहे इस्तेमाल, हो रहे हैं। NADPH बन रहे नहीं है मगर 6 NADPH इस्तेमाल तो हो रहे हैं ना। तो आहिस्ते आहिस्ते NADPH क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। और जब प्रोडक्ट दोबारा से कम होने लगेगा तो इनहिबिशन खत्म होगी और दोबारा से नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, अब 2 तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़े हमने, कौन कौन से, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड नॉन
साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है। जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है इसमें ओनली एटीपी इज फॉर्म्ड। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनता है, और नॉन साइक्लिक में बोथ एटीपी एंड NADPH प्रोड्यूस, H पॉजिटिव, बोथ आर प्रोड्यूस, दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही है, ये जो साइक्लिक होता है ये कभी कभी होता है, ये क्या होता है, कभी कभी होता है, सही है। तो इट इज नॉट प्रीडोमिनेंटली अकर, ये प्रीडोमिनेंटली अकर नहीं होता है, कभी कभी होता है, सही है। मगर प्रीडोमिनेंटली जो साइकिल अकर होता है वो क्या होता है, जो चेन अकर होता है वो कौन सा होता है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इट अकर्स प्रीडोमिनेंटली। सही है। उसके अलावा इसमें फोटो सिस्टम 2 डज नॉट इन्वॉल्व, फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन साइक्लिक में, जबकि नॉन साइक्लिक में बोथ फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 आर इन्वॉल्व। हाँ सही, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसमें प्लास्टोक्विनोन डज नॉट इन्वॉल्व, प्लास्टोक्विनोन इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें प्लास्टोक्विनोन डू इन्वॉल्व्ड, प्लास्टोक्विनोन इन्वॉल्व होता है। और कोई डिफरेंस बताओ। अच्छा, फोटो सिस्टम 2 जो था, फोटो सिस्टम 2 जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता था, और फोटो सिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कौन सी चीज स्पिल्ट होती थी, वाटर स्पिल्ट होती थी, जिसको हम लोग क्या कहते थे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी, नहीं होगी। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर डज नॉट अकर, और इसमें अगर होगी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, सही है। अच्छा, इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगी तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, नहीं होगा। तो ऑक्सीजन डू नॉट रिलीज, डज नॉट रिलीज, डज नॉट रिलीज इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बट ऑक्सीजन डू रिलीज इन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन, सही है। इसको लिख लो। चलो, डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अच्छा, मुझे बताओ कि ये क्या नाइट में होगी, लाइट के बगैर होगी? नहीं, ये भी क्या होगी, लाइट की प्रेजेंस में होगी। मतलब डे टाइम में लाइट रिएक्शन भी होती है और डार्क रिएक्शन भी होती है, मगर क्योंकि डार्क रिएक्शन में लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, सही है। अच्छा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में एक साइक्लिक रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, साइक्लिक रिएक्शन, यस साइक्लिक रिएक्शन। और ये साइक्लिक रिएक्शन डिस्कवर किया था केल्विन और उसका एक कलीग जिसका नाम है बेंसन, केल्विन और बेंसन ने। तो इसीलिए डार्क रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन की साइकिल को हम कहते हैं केल्विन बेंसन साइकिल, या फिर हम कहते हैं सिर्फ केल्विन साइकिल, या फिर हम कहते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल क्यों कहते हैं इसको? नहीं, इसको डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल क्यों कहते हैं? डार्क रिएक्शन को देखो, याद करो, क्रैब साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल कह देते हैं। क्यों कह रहे थे क्रैब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल? क्योंकि उसका पहला स्टेबल कंपाउंड क्या था, सिट्रिक एसिड था। उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह रहे थे, TCA साइकिल, क्योंकि जो उसका पहला स्टेबल कंपाउंड था उसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड थे। अब जो डार्क रिएक्शन में पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है उसमें 3 कार्बन्स होते हैं। कितने कार्बन्स होते हैं? 3 कार्बन्स,
सही है, लिखता नहीं हूँ वो दिखा दूंगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं C3 साइकिल। समझ में आ गई बात? चलो अब इसका साइक्लिक रिएक्शन देख लेते हैं। ये डार्क रिएक्शन होते हैं इसमें 3 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट फेज इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, सेकेंड फेज इज रिडक्शन, एंड थर्ड फेज इज रीजेनरेशन। सही है, 3 फेजेस है इसमें। सही है, तीनों फेजेस को हम पहले साइकिल में पढ़ते हैं फिर अलग अलग पढ़ेंगे। सही है, इसको मिटा के मैं साइकिल बना देता हूँ। चलो अब यहाँ पे डार्क रिएक्शन बनाते हैं। देखो डार्क रिएक्शन में जो पहला कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है? राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट, ये फर्स्ट कंपाउंड होता है। सही है, जो कि रीजनरेट दोबारा से साइकिल में दोबारा क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। इसको फर्स्ट कंपाउंड कहने की वजह क्या है? क्योंकि ये दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। सही है, दोबारा से अभी हम साइकिल में देखेंगे कि राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट से रिएक्शन शुरू होगा और जब रिएक्शन हम खत्म करेंगे तो दोबारा से क्या बन जाएगा? राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट। इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज द फर्स्ट कंपाउंड। अच्छा, राइबुलोस के बारे में हम सबको पता है क्या होता है राइबुलोस? कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था ना राइबोस। राइबोस था एल्डोपेंटोस और राइबुलोस था कीटोपेंटोस। यही तो पूछ रहा हूँ, क्या है ये? कीटोपेंटोस है। याद आया या नहीं आया? आ गया। तो राइबुलोस क्या है? एक कीटोपेंटोस है। अब बस फर्क क्या है कि राइबुलोस में 5 कार्बन है, एक कीटोपेंटोस है, बस उसपे क्या लगा हुआ है? पहले और 5वें कार्बन पे 2 फॉस्फेट लगा हुआ है। इसलिए बिस का मतलब क्या है? बाय या डाई भी कह सकते हैं इसको। सही है, तो 1,5 बिस फॉस्फेट का मतलब क्या है? पहले कार्बन में और 5वें कार्बन पे फॉस्फेट लगे हुए। सही है, इस तरीके से 5 कार्बन थे इसके पास, 1 2 3 4 और 5, और पहले कार्बन पे और 5वें कार्बन पे क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट लगा हुआ है। अच्छा, इसके कितने कंपाउंड्स होते हैं इनिशियली? 3 कंपाउंड्स। कितने कंपाउंड्स होते हैं इसके? इनिशियली 3 कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये 3 कंपाउंड रिएक्शन में आगे जाता है और यहाँ पे ऐड कौन सा कंपाउंड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऐड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इस राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट के साथ क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। और ये जो ऐड करवाता है, कार्बन फिक्सेशन करवाता है, इसके पीछे एक एंजाइम होता है, इसका नाम है रिबिस्को। रिबिस्को क्या है? रिबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? यस, राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, या फिर इसको राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट ऑक्सीजनेज भी कहते हैं। सही है, राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट। अभी हम कार्बोक्सिलेशन देख रहे हैं, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन देख रहे हैं, तो अभी हम कहेंगे राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। सही है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक एंजाइम है। ये क्या है? एक एंजाइम है जो कि राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट में किसको ऐड कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। और क्या बन जाता है? यस, ये देखो होता क्या है, ये 5 कार्बन वाला 3 कंपाउंड है हमारे पास। सही है, इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गए, यानी क्या ऐड हो गया? इसमें 3 कार्बन ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? 3 कार्बन। तो 3 कंपाउंड में 3 कार्बन ऐड होगा। यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होते हैं, तो हर एक कंपाउंड में 1 कार्बन ऐड होगा। ऐसे ही है ना? और कितने कार्बन वाले कंपाउंड बन जाएंगे हमारे पास? वाह, ये देखो, ये 5 कार्बन था, 5 कार्बन वाले हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं। सही, 3 कार्बन डाइऑक्साइड आया, मतलब हर कंपाउंड में कितने कार्बन बढ़ गए? 1 कार्बन बढ़ गए हमारे पास। अब 3 कार्बन वाले, सॉरी 5 कार्बन वाले 6 कार्बन वाले 3 कंपाउंड्स हो गए। 6 कार्बन वाले कितने कंपाउंड्स हो गए? 3 कंपाउंड्स हो गए। और सबके और क्या लगा हुआ है? 2 साथ में फॉस्फेट भी लगा। अब पता है क्या होता है? ये कंपाउंड बीच से ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। जब ये कंपाउंड बीच से ब्रेक होता है, 3 कंपाउंड ब्रेक होंगे तो कितने कंपाउंड बनेंगे? 6 कंपाउंड बनेंगे। 3 ब्रेक होंगे तो हाँ, 3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड बन जाएंगे। जैसे देखो, एक ब्रेक हुआ, एक 6 कंपाउंड वाला ब्रेक हुआ, तो 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट वाला, 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट वाला 2 कंपाउंड बन गया हमारे पास। बन गया 2 कार्बन 2 कंपाउंड, तो 3 कंपाउंड टूटेंगे तो 6 कंपाउंड बन जाएंगे। तो हमारे पास 6 कंपाउंड बन जाएंगे इस तरीके के, जिनके पास 3 कार्बन होगा, 1 फॉस्फेट होगा। सही, और ऐसे कितने कंपाउंड बनेंगे? 6 कंपाउंड बनेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे हो रहा क्या है, इस रिएक्शन को समझना। देखो, कार्बन यहाँ पे ऐड हो रहा है, कार्बन को हमने ऐड कर दिया, साथ में कौन ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। और एल्डिहाइड और कीटोन की हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड।
क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे बन जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, और ये हम कह सकते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। सही है, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। सही है, इसको जैसे सक्सिनेट और उसको सक्सिनिक एसिड भी कह सकते हैं, उस तरह इस ग्लाइसरेट को ग्लाइसरिक एसिड भी कह सकते हैं। समझ में आ गई। तो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के कितने कंपाउंड बन गए हमारे पास, 6 कंपाउंड बन गए। ये जो स्टेप है, इस स्टेप को हम क्या नाम देते हैं, यस, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। यस, कार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं इसको, वो हम जब लिखेंगे अलग अलग फेजेस तो फिर इसमें देख लेंगे, यहाँ पे जगह कम है ना हमारे पास। सही है, फॉस्फोग्लाइसरेट में क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसरेट में हमारे पास 6 ATPs ऐड होते हैं। क्या ऐड होते हैं, और 6 ATP बन के निकल जाते हैं। सही, मतलब 6 ATP ने अपना फॉस्फेट किसको दे दिया, इसको दे दिया। 6 कंपाउंड से हमारे पास, तो हर एक ATP ने एक कंपाउंड को एक क्या दे दिया, फॉस्फेट दे दिया। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बना वो ये बना, 3 कार्बन थे पहले भी अभी भी, और एक फॉस्फेट था पहले, एक फॉस्फेट ATP में दे दिया तो 2 फॉस्फेट आ गए। 6 कंपाउंड से और 6 फॉस्फेट आए हमारे पास, तो हर कंपाउंड को कितना फॉस्फेट मिला, 1 फॉस्फेट, हर कंपाउंड को 1 फॉस्फेट मिला। टोटल कितने फॉस्फेट हो गए कंपाउंड में, 2 कंपाउंड फॉस्फेट हो गए। और टोटल कितने कंपाउंड बनेंगे, अभी भी 6 ही बनेंगे कंपाउंड, और इसका नाम क्या होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट। पहले फॉस्फोग्लाइसरेट था, अब बिस फॉस्फोग्लाइसरेट हो गया, फॉस्फोग्लाइसरेट। अब इसकी क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट किसको इस्तेमाल करेंगे, NADPH प्लस H पॉजिटिव। ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके कितने कंपाउंड लेंगे हम, तो ये 6 कंपाउंड को रिड्यूस करना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में कितने चाहिए होंगे, 6। तो 6 कंपाउंड लेंगे इसके, और ये रिड्यूस करके इसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद 6 कंपाउंड ऑफ NADP। सही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि 6 कंपाउंड की रिडक्शन हो रही है, सही, 6 कंपाउंड की रिडक्शन। अच्छा, साथ में यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज हो जाते हैं, 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज हो जाते हैं। तो मतलब हर कंपाउंड में से एक एक फॉस्फेट क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो पहले बिस था, वापस सिंपल हो गया। सही, एक फॉस्फेट हो गया, सिंगल फॉस्फेट। मगर अब मुझे एक बात बताओ, एक फॉस्फेट तो रिमूव हो गया इससे, इसकी हो रही है रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन के बाद क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। बिल्कुल सही, एल्डिहाइड बनता है। और कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, फॉस्फोग्लाइसरेट से, फॉस्फोग्लाइसरेट से क्या बनेगा, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लाइसरेट से फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। और क्योंकि पहले कार्बन से क्या निकल गया है, फॉस्फेट निकल गया, तो अब क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। क्योंकि ओइक एसिड की जब रिडक्शन होती है तो वो बन जाते हैं एल्डिहाइड हमारे पास। तो बन गया 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, जिसको क्या कह सकते हैं हम, PGAL। और इस फॉस्फोग्लाइसरेट को हम कहते हैं PGA। PGAL फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड और PGA फॉस्फोग्लाइसरेट। समझ में आ गई बात। अब ये फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के कितने कंपाउंड बनेंगे हमारे पास, 6 कंपाउंड बनेंगे। इस तरह यहाँ पे 3 कार्बन होगा और एक फॉस्फेट होगा। कितने कंपाउंड बनेंगे, 6 कंपाउंड बनेंगे। इस 6 कंपाउंड में से एक कंपाउंड क्या हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं। एक कंपाउंड क्या हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं। PGAL का एक कंपाउंड क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है रिएक्शन से, रिलीज हो जाता है इस डार्क रिएक्शन से। समझ में आई बात। और 5 कंपाउंड्स कहाँ चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। सही है, इसको PGAL कह देते हैं, PGAL। सही है, इस तरीके से 3 कार्बन होगा इसमें पहले की तरह, और एक फॉस्फेट होगा। और कितने कंपाउंड्स होंगे, 5 कंपाउंड होंगे। एक कंपाउंड कहाँ चला गया, रिलीज हो गया डार्क रिएक्शन से, निकल गया रिएक्शन से बाहर, निकल गया एक कंपाउंड। अब ये जो फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड होता है, इसको हम लोग क्या सकते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड। पहले भी देख चुके हैं हम ये बात, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, G3P। तो इसको PGL कह दो या फिर एक कंपाउंड कह दो G3, यहाँ पे PGL कह दो या G3P कह दो, मर्जी है तुम लोगों की। सही है, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड कह दो या ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कह दो। समझ आ गई बात।
अब ये फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड क्या करेगा, 5 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड 3 एटीपी की का फॉस्फेट लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 एटीपी। एटीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। साथ में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे इससे, और 5 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। किस तरह कन्वर्ट होगा बताता हूं मैं। ये देखो इस तरीके से 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट वाले कितने कंपाउंड से हमारे पास, 5 कंपाउंड से। 5 बना लेते हैं, सही रही कैलकुलेशन देख सकें। ये 3 हो गए, ये 4 हो गए और ये 5 हो गए। सब में 1-1 फॉस्फेट लगा हुआ है। सही है। इस तरीके से ये 5 कंपाउंड से कितने कार्बन वाले, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट वाले, और ये कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, 3 कंपाउंड जिसमें 5 कार्बन और 2 फॉस्फेट है। तो यहाँ पे ये 3 कंपाउंड जो बन रहे हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखो इस तरीके से 5 कार्बन वाले 3 कंपाउंड जिनमें 2 फॉस्फेट मौजूद है, ये बन रहे, इस तरह बन रहे। एक 2 3 4, हाँ सही। 5 कार्बन वाले और 2 फॉस्फेट वाले 3 कंपाउंड्स बन रहे। सही, मुझे समझ में आ गई बात। अब देखो एक तरीका तो सिंपल समझने का ये कि 5 कार्बन वाले 3 कार्बन वाले 5 कंपाउंड्स, 3 5 15, मतलब 15 कार्बन है यहाँ पे, और 5 कार्बन वाले 3 कंपाउंड, 5 3 15, तो 15 कार्बन यहाँ पे भी है, 15 कार्बन यहाँ पे भी, मतलब कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी नहीं हो रहा है, ऐड भी नहीं हो रहा है। सही है। बस ये जो 3 कार्बन वाले 5 कंपाउंड से ये रीअरेंज हो गए 5 कार्बन वाले 3 कंपाउंड बना रहे। ये तो बात समझ आ गई। फॉस्फेट का मसला है ना, फॉस्फेट को देखते हैं। देखो होता ये कि ये देखो ये 1 2 3 4 5 कंपाउंड से ये 2 कंपाउंड अपने फॉस्फेट को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो गए, रिलीज हो गए, और इनके जो 3 कार्बन है वो एक्यूमुलेट किसमें हो जाते हैं, ये 6 कार्बन है ये इसमें एक्यूमुलेट हो गए, क्या बना लेते हैं, 5-5 कार्बन वाले 3 कंपाउंड बना लेते हैं। अब ये 3 एटीपी आते हैं और 3 एटीपी इन 3 कंपाउंड में क्या ऐड कर देते हैं, फॉस्फेट ऐड कर देते हैं। अब ये देखो यहाँ से 20 से हाफ कर देते हैं इसको। ये वाला फेज क्या है, इसमें क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो इस पूरे फेज को हम क्या कहते हैं, सेकेंड फेज, दैट इज रिडक्शन। और इस फेज में क्या हो रही है, रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। समझ आ गया। चलो अब क्या पढ़ना है, अब डार्क रिएक्शन ही पढ़ना है। डार्क रिएक्शन में 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, जिसको कार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। दूसरा फेज होता है, दूसरा फेज क्या होता है, रिडक्शन। तीसरा फेज क्या होता है, रीजनरेशन। ये जो फर्स्ट फेज होता है कार्बन फिक्सेशन, इसमें राइबोलोज RUBP कह सकते हैं, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को RUBP। ये जो RUBP है इसके साथ कौन ऐड होता है, 3 मॉलिक्यूल RUBP के साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होते हैं, प्लस बस 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को इनटू 6 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फो ग्लाइसिड। सही है। अभी जो रिबिस्को है ये क्या है, इट इज एंजाइम। ये एंजाइम है ना, ये एंजाइम। और एंजाइम किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर। ये क्या है, हाँ, दुनिया में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो क्या जवाब दोगे, रिबिस्को है। सही है, दुनिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन रिबिस्को है। सही है। यहाँ पे एमसीक्यूज लिख भी देता हूँ। मोस्ट
abundant protein in animals, alpha collagen, beta ribisco, charlie keratin, डेल्टा नॉन ऑफ दीज। तो क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा, कोलेजन। क्या आंसर होगा, कोलेजन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, एनिमल्स में सबसे अबंडेंट प्रोटीन क्या होता है, कोलेजन होता है। अब मुझे एक बात बताओ, रिबिस्को फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में। एनिमल में कौन सी फोटोसिंथेसिस होती है कि एनिमल के पास रिबिस्को होगा, तो एनिमल में सबसे अबंडेंट क्या होगा, कोलेजन होगा। और अगर पूछा जाए पूरे नेचर में कौन सा सबसे अबंडेंट है, अब सही एमसीक्यू देता हूं, नेचर में कौन सा सबसे ज्यादा अबंडेंट है, अब क्या जवाब होगा, रिबिस्को। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा रिबिस्को है, मगर एनिमल में सबसे ज्यादा कोलेजन है। सही है। तो दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल आरयूबीबी के तीन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइंड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को और बना लेते हैं 6 कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लाइसेट का। उसके बाद रिडक्शन फेज आती है। रिडक्शन फेज में 6 कंपाउंड्स किसके, फॉस्फोग्लाइसरेट के। पीजीए को मैंने क्या कहा था, फॉस्फोग्लाइसरेट में क्या ऐड होते हैं, 6 एटीपी ऐड होते हैं, ऐसी है, और 6 NADPH प्लस H पॉजिटिव ऐड होता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 6 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसरेट से फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, प्लस ये एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 6 मॉलिक्यूल एडीपी में, और 6 मॉलिक्यूल NADP में पॉजिटिव में प्लस, और साथ में 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो रहे थे, याद है, तो 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे। मतलब जो एटीपी ने दिया था, ये ओवरऑल हम पूरा रिडक्शन का रिएक्शन देख रहे हैं, तो एटीपी ने जो अपना फॉस्फेट दिया था, ये अगले रिएक्शन में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और हम ओवरऑल रिएक्शन देख रहे हैं, तो 6 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज भी हो गए। समझ में आई बात। अब इस तरीके से रीजनरेशन में क्या होगा, रीजनरेशन में 5 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के बीच से एक मॉलिक्यूल कहाँ चला गया, डार्क रिएक्शन से बाहर निकल गया, तो 5 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के मिलते हैं 3 एटीपी के साथ, और क्या बना लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल आरयूबीपी के, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के, और साथ में प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो ये है रीजनरेशन। अब देखो आरयूबीपी से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था और खत्म भी कहाँ हुआ, आरयूबीपी, मतलब ये क्या है, एक साइक्लिक रिएक्शन है। समझ में आ गई बात। ये क्या है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने देखा था क्या होते हैं, ग्रेनम होते हैं। ग्रेनम में बहुत सारे थाइलिकॉइड होते हैं, इस तरह बहुत सारे थाइलिकॉइड होते हैं, और मिलके क्या बना लेते हैं, ग्रेनम बना लेते हैं। हम सिर्फ एक ही ग्रेनम बनाएंगे यहाँ पे, सही है, एक ही ग्रेनम बनाएंगे, क्योंकि हमें स्ट्रोमा की जगह खाली छोड़नी है। जो फ्री खाली स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ऐसे ही है ना, इसको क्या बोलते हैं, थाइलिकॉइड। इस थाइलिकॉइड में क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, थाइलिकॉइड। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, स्ट्रोमा में होते हैं। लाइट रिएक्शन में एंटर क्या होता है, लाइट रिएक्शन में लाइट एंटर होती है और वाटर एंटर होता है। लाइट एंटर होती है और वाटर एंटर होता है। और रिलीज क्या होता है, रिलीज क्या हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। सही है, लाइट रिएक्शन में एंटर होते हैं लाइट और वाटर, और रिलीज हो जाता है ऑक्सीजन। और 2 एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनते हैं, वन इज NADPH प्लस H पॉजिटिव, एंड अदर वन इज ATP। ये 2 एनर्जी रिच कंपाउंड बनते हैं। अब देखो हमने इस वाटर का क्या किया, हमने इस वाटर में से ऑक्सीजन को निकाल दिया बाहर, बच गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। हम चाहते तो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से डायरेक्टली NADPH बना देते, मगर हमने की चालाकी, हमने क्या की, पहले इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारा, जिससे ATP बन गई, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजार दिया, फिर हमने क्या कर लिया, उससे NADPH बना लिया। सही है। जिस तरह मुझे अगर किसी को पैसे देने 50,000, मैं उसको बोलूंगा अभी मत लो,
अभी मेरे पास 50,000 है, मैं उसको दे दूंगा, पूरे खत्म हो जाएंगे मेरे पास 50,000। मैं बोलूंगा अभी मतलब 1 वीक बाद ले लेना। 50,000 का मैंने जाके क्या ले लिया, मार्केट से सामान ले लिया और उसको 60,000 का सेल कर दिया, सही है। और फिर एक हफ्ते बाद मेरे पास 60,000 आ गए। अब मैं उसको 10,000 रख लिया और 50,000 एक हफ्ते बाद उसको वापस कर दिया। तो मैंने उसको जिसको देना था उसको दे भी दिया और 10,000 मेरे पास भी आ गए। तो इसने भी यही किया, इसको देने थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसने क्या किया, बोला रुको अभी तुम्हें देता हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वहां पे जाके खड़े हो जाओ NADP रिडक्टेज के पास, सही है। और फिर इसने क्या किया, उसको इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारा और क्या बना ली, ATP बना ली। और फिर उसको जिसको इलेक्ट्रॉन देना था उसको इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गया मगर साथ में ATP भी बन गई। समझ में आई बात। अब ये ATP और NADPH दोनों कहाँ एंटर हो जाएंगे, लाइट रिएक्शन में। इस ATP को हम क्या कहते हैं, एजिमुलेटिंग एनर्जी। बताया था नहीं बताया था, एजिमुलेटिंग एनर्जी या फिर एजिमुलेटिंग पावर भी कह सकते हैं इसको। और NADPH को रिड्यूसिंग एनर्जी, यहाँ पे लिख देता हूँ रिड्यूसिंग एनर्जी, रिड्यूसिंग एनर्जी, सही है। तो ये एसिमुलेटिंग एनर्जी और रिड्यूसिंग एनर्जी जो लाइट एनर्जी में बनते हैं, लाइट रिएक्शन में बनते हैं, लाइट एनर्जी लाइट रिएक्शन में, वो एंटर कहाँ पे हो जाएंगे, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में इसके साथ कौन एंटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और रिलीज क्या होगा, G3P, एक ऐसे ही है ना, एक G3P रिलीज होगा। या फिर G3P अगर हम लिखेंगे तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करनी होगी, तो हम बस लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट रिलीज होगा, सही है। और साथ में ADP और NADP पॉजिटिव, ये कहाँ एंटर हो जाएंगे, लाइट रिएक्शन में। ये ADP और NADP डार्क रिएक्शन से निकल के लाइट रिएक्शन में चले जाएंगे और लाइट रिएक्शन में बन के ATP और NADPH बन के निकल जाएंगे। इस तरह लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को डार्क रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं और डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट को लाइट रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं। और इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, ये आउटपुट नहीं है इसका, बल्कि इनपुट आउटपुट क्या है, इनपुट लाइट और वाटर है लाइट रिएक्शन का, आउटपुट ऑक्सीजन है। इसी तरीके से डार्क रिएक्शन का इनपुट कार्बन डाइऑक्साइड है और आउटपुट कार्बोहाइड्रेट है, सही है। अब एक बार डार्क रिएक्शन चलता है तो हमारे पास एक ट्रायोज आता है, तो 2 बार लाइट रिएक्शन चलेगा, 2 ट्रायोज मिलकर क्या बना लेंगे, एक हेक्सोज बना लेंगे। और वो हेक्सोज ग्लूकोज भी हो सकता है और फ्रक्टोज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई बात।